नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। ठंड का प्रकोप जारी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने आप को किसी न किसी तरह से ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे होंगे और प्रयास करना भी चाहिए। ओमिक्रॉन और ठंड दोनों अपने प्रचंड रूप में हैं और एक इन सबसे अलग एक तीसरा जो दौर चल रहा है इस वक्त भारतीय राजनीति में, वो कई तरह के ऐसे भी नेता रूपी वायरस हैं जो कहीं न कहीं से इधर उधर पड़ रहे हैं। कुछ देर पहले मैं भी शहर का भ्रमण कर रहा था कुछ कार्यों से, तो सोचा कि कुछ जगहों पे बातचीत की जाए कि आखिर लोगों में राजनीति के किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन चौराहों को भी देखा, तिराहों को भी देखा जहाँ पर लोग चर्चा में मशगूल थे। जो बात आज मुझे समझ में आई कि इस वक्त जो देश का नौजवान है वो राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और जो थोड़े बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे छात्र नेता हैं या उनके अंदर बहुत जल्दी कम समय में बहुत ऊंचाई तक जाने की आकांक्षा है, वे लोग बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं और अपने हिसाब से बताने की प्रयास कर रहे हैं कि क्या बेहतर है, क्या होना चाहिए और क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी संबंधित एक युवा मिला जो अभी जल्दी ही सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन किया है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तारीफों के पुल बांध रहा था। कई लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ विपक्षी भी थे। आपस में कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे से भिड़ंत हो गई, मतलब वाचिक भिड़ंत थी, वो हाथापाई की भिड़ंत नहीं थी। दोनों को अपने अपने तर्क थे। मैं इन लोगों के तर्कों को सुन रहा था, लेकिन मुझे जो बात सबसे अच्छी नहीं लगी वो बात ये थी कि इन दोनों के जो मुद्दे थे, उन मुद्दे सिर्फ जाति और धर्म को आधार बना करके बुनियादी मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही थी। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी जिन बातों पर वर्तमान चुनाव में लोगों को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर जो बात हो रही थी वो ये हो रहा था कि जो मुस्लिम वर्ग है वो किसके साथ खड़ा है। राजेश बाबा पाठक जी प्रणाम। और जो ब्राह्मण वर्ग है वो अपने आप को कश्मकश में रखा हुआ है कि हम भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि भाजपा ने 5 सालों में टारगेट कर रखा है हमें। उनका अपना कहना था, अपना तर्क था, हम बहुत से तर्कों से सहमत नहीं हैं। और वहीं जो दूसरे वर्ग के लोग हैं तो सबके अपने अपने जातिगत ढांचे हैं और उन जातिगत ढांचों के माध्यम से वो अपने अपने हित देखते हैं कि हमारा हित कहाँ पर है, कहाँ किससे जुड़ा जाए। और ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी की बात आई तो किसी ने कहा कि समाजवाद की शुरुआत हुई, समाजवाद में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी बदलाव आया और बहुत सारे शहरों का विकास किया गया उनकी सरकार में। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप समाजवाद क्या है जानते हैं। वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े अच्छे वो थे, तो बहुत लंबी परिभाषा बताने लगे, लेकिन समाजवाद को डिफाइन नहीं कर पाए। मुझे पता भी है कि ये नुक्कड़ पे जो बैठ कर चर्चा करते हैं उन्हें इस तरह की जानकारी तो है नहीं। मेरा पूछना भी बहुत अच्छा नहीं था, वहाँ पर पूछना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बड़े लंबे लफ्ज़ों से कभी पूछने का मन कर देता है कि आप जो बोलते हैं वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। वहीं दूसरे जो थे वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद जग गया है 7 सालों से। न तो राष्ट्र जानते हैं, न तो
देश के ही बारे में कुछ जानते हैं, ना राष्ट्र और देश के बारे में कोई परिभाषा बता सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसे बताने में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो बता नहीं पाए राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। बहरहाल ये तो एक कॉन्सेप्चुअल बात होगी, लेकिन जहाँ तक कुछ बुनियादी बातें ये हैं, मोहम्मद हसीब जी वेलकम, स्वागत है, आप देख रहे हैं, जुड़े भी हैं और अपने आप के पोस्ट देखते रहते हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा मतलब ये होना चाहिए कि जो वर्तमान भारतीय राजनीति में युवाओं का जो रोल है वो बड़ा कुछ डिसमिस है, दिखता नहीं कहीं पर। आखिर युवा क्यों नहीं पढ़ना चाहता, युवा पढ़ लिख कर क्यों नहीं बात करता? उसे ये लगता है कि पढ़ता लिखता कौन है, हम कहीं न कहीं अपनी भूमिका तलाश लें, किसी भी पार्टी के साथ चले जाएं और इन किन प्रकार कोई पद पा जाएं, हमारा स्वागत हो जाए और फिर हम अपनी बात करते रहें। लेकिन उनके ज़हन में बहुत सारी ऐसी बातें नहीं रहती हैं जो होनी चाहिए। मतलब जो अगर 25-30 साल का नौजवान किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके विजन होंगे कुछ ना, उस विजन की बात नहीं करता। उसी तरह के युवा थे, अभी कुछ दिनों पहले कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मैंने पूछा कि आप राजनीति में आने का मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? तो उनका सीधा फंडा था कि बहुत जल्दी हमें कोई न कोई पद मिलेगा और हम ऊंचाई पर जाएंगे, लड़ेंगे चुनाव वगैरह वगैरह। ठीक है, अलग बात है, सब लोकतंत्र में सबको हक है इस बात को लड़ने का, लेकिन मकसद क्या है, वो मकसद पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। अक्सर भी कुछ पार्टियों ने जो टिकट बंटवारे किए हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या आधार है, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? उनका आधार है कि जिसको टिकट दिया गया है वो काबिल नहीं है, वो खुद को काबिल समझते हैं। तो ठीक है, राजनीति में जब आप कहीं जुड़ते हैं तो पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य समाज सेवा का है या उद्देश्य हमारा इन किन प्रकारों बहुत जल्दी ऊंचाई पर जाना है। विगत लगभग 30-40 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है कि जो भी राजनीति में आता है वो बहुत जल्द ही पद पाने की लालसा रखता है। तो जब आप किसी पद की लालसा के साथ राजनीति में जुड़ते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा फोकस फेसबुक लाइव आने का, इधर कई दिनों से लगातार हम आने का प्रयास भी करेंगे। 8 बजे का ही टाइम होगा, आप सभी जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। कि जो 20-25 साल से लेकर के 40 वर्ष के बीच का जो युवा है, जिसके बीच हम लोग आते हैं, प्रवीण पांडे जी, तो इसके बीच हम लोग आते हैं। प्रवीण पांडे जी नमस्कार। और बिल्कुल इन युवाओं, ये 25 से 40 वर्ष के बीच के जो युवा है, इन्हें हम थोड़ा सा इनके साथ चाहते हैं कि आप जुड़िए, और जुड़ेंगे तो थोड़ा सा एक संवाद होगा। कई दिनों से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि लोग आएँ, जुड़ें, जरा बेहतर हो, कुछ बातचीत हो और कुछ संदर्भ निकले, कुछ बातें निकले। क्योंकि ज़्यादातर 25 से 40 वर्ष के बीच का जो युवा है, अभी तक मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का जीन नहीं आ पाया है, लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इनसे एक बेहतर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और हिंदुस्तान जो है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पर अहिंसा को परम धर्म माना गया है, विचार को आधार बनाया गया है, और ये कहा गया है कि जो वैचारिक क्रांति होती है वो किसी भी हिंसक क्रांति से बेहतर होती है। और विचार की ही क्रांति थी कि देश में एक लंबे समय तक शासन करने वाला, जी नमस्कार, लंबे समय तक शासन करने वाले अंग्रेजों को भग गए यहाँ से। वो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे अहिंसा ही थी, विचार था। तो अभी बहुत सारा ऐसा वर्ग है हम लोगों के बीच में, एक वैचारिक क्रांति की बात तो हो ही सकती है, कुछ तो बदलाव की बात हो सकता है। चलिए, हमारे इस बदलाव से, इस तरह के बहस करने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, कई लोगों ने मुझे कहा भी कि बात बड़ी अच्छी आप लोग फेसबुक लाइव में कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई जनमानस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पहले से फिट हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप न प्रभाव पड़े, लेकिन कोई वर्ग तो जरूर होगा ऐसा जो सोचेगा तो जरूर। आखिर इस देश में विनय पाठक जी नमस्कार, वो लोग कम से कम जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम किनके साथ जाएं। कहीं न कहीं आपको वोट देना है, लोकतंत्र में वोट देना ही होता है। जो तटस्थ होते हैं वो सबसे बड़े अपराधी होते हैं, तो हम लोग तटस्थ लोग नहीं है ना, कहीं न कहीं की विचारधारा से जुड़ जाते हैं जरूर। लेकिन
यहाँ पे जो बात हो रही है किसी विचारधारा से जुड़कर नहीं, बात ये हो रही है कि आखिर वो विकल्प क्या है। विकल्प जैसे अगर हम बात करते हैं हिस्सेदारी की, जैसे हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे हम लोग लगातार उपेक्षित करते रहे। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जैसे दलित वर्ग ये कहता है कि जो सवर्णों ने हमारा बहुत शोषण किया है। वहीं अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक में माइनॉरिटी मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब कुछ है, वो भी कहते हैं कि हमें उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली। बिल्कुल है, सही बात है कि आप जितने हैं हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहाँ बात हिस्सेदारी की और इसकी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो काबिल लोग हैं, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं, उन काबिल लोगों को हम लोग आगे ले आएं, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी भारतीय हैं। तो अगर भारतीय हैं तो भारतीयता की जो पहचान है ना कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही मिट्टी में पले बढ़े हैं, एक ही चीज़ खाते पीते हैं, तो ज़रूरी यह है कि सबको जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। और हो सकता है कि एक कहीं से परिवर्तन की बात हो। हमारा जो जनप्रतिनिधि है जो हमसे वोट मांगने आने वाला है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, उनसे हम सवाल करें। ऐसा ना हो कि कहीं वो कोई स्पीच देता हो और उनकी बात सुन लें, या कोई लहर चल रही है उस लहर में हम बह जाएं, जैसे विगत 15 सालों से उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इधर 7 सालों से केंद्र में भी हो रहा है कि एक लहर की तरफ जा रहे हैं लोग। एक भीड़ है, भीड़ जैसे जा रही है बस उसी तरफ चले गए। उसमें भी जो अंधे काने गूंगे बहरे सब के सब विधायक बन गए और सांसद बन गए। जिसको संसद में ठीक से खड़े होने का ढंग भी नहीं पता, बोलने का ढंग भी नहीं पता, वो सांसद बन के चला जाता, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने चला जाता है। उसे पता ही नहीं है कि जिस जगह से हम सांसद हैं उसका जियोग्राफिकल एरिया क्या है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, लेकिन वो सांसद बन करके हमारा प्रतिनिधित्व करने चला जाता है। तो प्रश्न यही है कि ये जो गूंगे बहरे काने लोग हैं जिनको हम लोग माननीय कहते हैं, इन माननीयों को जहां भेजा जाता है, क्या आपके प्रश्नों पर, क्या आपके मुद्दों पर वो कभी खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कहीं कहीं से हम लोग भी हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं, इसका मतलब हम लोग भी कहीं कहीं अपराध में हिस्सा ले रहे हैं। कहा जाता है ना कि राजनीति गंदी है, तो गंदी है तो गंदी चीज को साफ करने के लिए गंदा आदमी उतारेंगे आप, कि गंदी चीज को साफ करने के लिए कोई अच्छा आदमी उतारेंगे? कोई अच्छा आदमी जाएगा तो उसी नाली को अच्छे ढंग से साफ करेगा, और कोई गंदा आदमी जाएगा तो उसमें और गंदगी फैलाएगा। तो ये डिसाइड करना होगा कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिख करके भी हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हमें रोजगार मिलेगा या नहीं, ये संसद में निर्धारित होगा, ये विधानसभा से निर्धारित होगा। लेकिन विधानसभा में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में ईमानदारी का कभी पाठ पढ़ा ही नहीं। उन लोगों ने पाठ वो पढ़ा जिसमें धर्म, नफरत, जाति, करप्शन, ये सारी चीजें रही हैं। आप ये देखिए कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक माना जाता था कि आजादी के बाद के जो शुरुआती दौर के नेता थे उनके अंदर एक समाज सेवा का जुनून था, और वो हर मुद्दे पर संसद को जीवंत रखते थे, संसद में टकराते थे सत्ता के साथ। लेकिन जो बाद का दौर है, मुझे लगता है खासकर 90 के बाद का जो दौर है, ये दौर इतना खतरनाक आया है कि जहां संसद में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, और ठीक है कुछ नेता ठीक ठाक थे, लेकिन वो भी उन्हीं के साथ शामिल हो गए। और हमारे बीच जब वो आते हैं तो जाति धर्म का ककहरा पढ़ करके आते हैं, किसी जाति के बीच बैठते हैं, किसी धर्म के बीच बैठते हैं, और उनको मोटिवेट करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि आखिर ये नौजवान वर्ग कर क्या रहा है। कहीं से भी मैंने तमाम, हम लोग सोशल साइट से भी जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और तमाम युवाओं की जो हम वो देखते हैं, कमेंट देखते हैं या उनके पोस्ट देखते हैं, वो पोस्ट कहीं न कहीं से कॉपी है, और या तो वो किसी न किसी विचारधारा से ऐसे संबद्ध है कि अगर उनके विरोध में कोई बात रखी जाती है तो आप पर एक तरह से वाचिक हमला करते हैं, ऐसे अग्रेसिव हो जाते हैं जिसे लगता है कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है सत्ता के खिलाफ लिख करके। ये भारतीय लोकतंत्र नहीं है। अगर इस तरह की बातें होती रहीं
तो मुझे लगता है कि जो यूथ पीढ़ी है उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म है। ये जरूर है कि जो युवा वर्ग है वो इस वक्त रोजगार के संकट से दौर से गुजर रहा है, और ये रोजगार का जो संकट है ये आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा करने वाला है। तो हमें कम से कम इन मुद्दों पर एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है, और इस संवाद के लिए हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जुड़िए, कनेक्ट होइए। जो भी प्लेटफार्म हो, चाहे वो किसी प्लेटफार्म के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों और बुनियादी मुद्दों पर एक माहौल बनाएं। करप्शन की बात, जो आज मेन हमारा जो मुद्दा था करप्शन की बात करनी थी, भ्रष्टाचार पर हर सरकार मौन क्यों रहती है। अब दौर देखिए कि 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया। उस कानून का इस्तेमाल करने वाले लोग जो उस दौर में शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ा, चाहे वो मंजुनाथ रहे हों, चाहे सत्येंद्र दुबे जी रहे हों। मतलब एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई। बाद में भी जो समाज के जीवंत लोग, जिंदा लोग थे, उन लोगों ने बातें पता चली, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। सरकारें क्या करती हैं, कैसे करती हैं, संजय सिंह जी नमस्कार। और हर व्यवस्था में आप चले जाए भी हो, हर व्यवस्था में एक तरह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण हो चुका है। हर जगह आपको करप्शन मिलेगा। पढ़ा लिखा वर्ग भी इसमें बहुत अच्छी तरह से शामिल है। हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्शन की रोटी खा भी रहे हैं, उसमें वो खुद ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। ये क्यों है ऐसा? क्या आपको नहीं लगता कि जो हिंदुस्तान में बेरोजगारी का संकट है उसका सबसे बड़ा रीजन अगर है तो वो करप्शन है। हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी ने करप्शन को स्वीकार किया था, बताया था, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। उन्होंने कहा था कि जो कि उनसे पैसा चलता है आते आते वो सिर्फ 16 पैसा बचता है। तो अब सोचिए उस दौर में उन्हें लग गया कि ऐसा है। उस दौर के बाद के जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं या स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं, क्या उन्हें नहीं पता है? क्या उनको नहीं पता है कि आप किसी कचहरी में चले जाइए और किसी भी ऑफिस में बगैर घूस के आपको एक काम नहीं होने वाला है। और दावे बहुत बड़े होते हैं कि जवाबदेह सरकार, उत्तम प्रदेश, काम ईमानदार, सोच ईमानदार। ये दावे कैसे किए जाते हैं? हम लोग तो सीधे इन मुद्दों से टकराते हैं कि पर डे अगर ऑफिसों में किसी ऑफिस में जाएंगे आप, सरकारी ऑफिस में एप्लीकेशन देते रहिए, सुनवाई होने वाली नहीं है। या किसी भी कोई ईमानदार है जिसके पास कोई पीछे से बैक नहीं है, अगर वो बोल्ड नहीं है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, तो उसका कोई काम नहीं होगा, बल्कि उसे बार बार दौड़ाया जाएगा। ऐसा क्यों है? ये सरकारें क्या करती हैं? इस करप्शन के मुद्दों पर मौन क्यों है? एजुकेशन सिस्टम में देख लीजिए, चाहे प्राइमरी से लेके हायर तक देख लीजिए, हर जगह आपको करप्शन का एक बड़ा सा नेटवर्क मिलेगा, बड़ा तंत्र मिलेगा। कहने को लोग कहते भी हैं कि अगर आप विरोध करते हैं कि इस मुल्क से भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब कितना भ्रष्टाचारी लोग कितने ढंग से अपना तर्कों का बचाव करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने ही वाला नहीं है। मतलब सोचिए कि जब भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो सकता तो इस देश, इस मुल्क का क्या होगा? आप हर व्यवस्था में देख लीजिए, आप चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, आप हर व्यवस्था में जाइए, हर जगह आपको करप्शन का एक लंबी सी श्रृंखला मिलेगी। और वो श्रृंखला नीचे से लेके ऊपर तक है। वहां कहा जाता है कि जहां डीएम, सीएम और पीएम अगर ये ईमानदार हो जाएं, बड़े बड़े दावे होते हैं कि पीएम ईमानदार हैं, सीएम ईमानदार हैं, तो फिर करप्शन हो क्यों रहा है? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 2013 में लोकपाल बिल पास होने के बावजूद आज तक उसका गठन नहीं हुआ? अगर उसका गठन होता तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ और बातें आती, कुछ और हमासुमा जैसे लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते, बोलते, बात करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों है ऐसा? इसी पर बात हमको करनी है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने कुछ कमेंट करते तो और बेहतर बातचीत होती है। या तो अगर वो अपना व्यूज रखना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट भेजें, हम उन्हें जोड़ लेते हैं और एक
कोई भी अपना व्यूज रखना चाहता है तो रख सकता है। तो ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर मेरा जो चाहे कोई न कोई चीज निकल के आए, लोग जुड़े, कनेक्ट हों, अपने विधानसभा से लेकर, अपने गांव से लेकर के और अपने विधानसभा तक के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एक बात रखें। जो लोग ऑफिसों से टकराए होंगे, जो कभी सरकारी ऑफिसों में गए होंगे और करप्शन का जो जंजाल देखे होंगे, वो अच्छी तरह बता सकते हैं। और मेरे साथ जो लोग भी जुड़े होंगे वो अच्छी तरह से वाकिफ भी लोग हैं। हम तो हर कदम कदम पे देखे हैं, लेकिन टकराने की हिम्मत है। अगर टकराते हैं आप, 2-4-10 दिन बाद काम आपका होगा, लेकिन टकराने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, एक वर्ग बनाना पड़ेगा ऐसा। और यही भारतीय राजनीति में जरूरी है। जो भी टिकट निर्धारित हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं उनकी एक जातिगत वो सिस्टम है। वो देख रहे हैं कि उस क्षेत्र का काबिल नहीं, उस क्षेत्र में जातीय समीकरण भी एक बहुत बड़ी बात है कि किस जाति का कितने कैंडिडेट हैं। आजकल अखबार भी मीडिया भी बहुत पहले से ही जातिवादी और उस तरह का किसी न किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के पेश आता रहा है। तो आजकल अखबारों में दिखाया जाता है कि किस विधानसभा में कितने भूमियार हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने यादव हैं, कितने अदर ओबीसी हैं, कितने मुसलमान हैं। मतलब ये पेश किया जा रहा है कि कैंडिडेट उसी आधार पर रखा जाए। और पार्टियां भी फोकस कर रही हैं कि जिस कहते हैं, अभी अखिलेश यादव जी कहीं कह रहे थे आज किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन नेताओं को हमने अपनी पार्टी में लिया उनका एक व्यापक जनाधार है। जनाधार का अर्थ क्या है यहाँ पर? जनाधार का अर्थ सिर्फ है कि एक जाति का नेता, अगर उस जाति के लोग ज्यादा हैं उस विधानसभा में, तो उनका अपना जनाधार हो जा रहा है। लेकिन क्या उस राजनेता का उस क्षेत्र में या जिस जाति का वो नेता है, उस जाति के उत्थान के लिए कितना बड़ा काम कर दिया है? आप देख लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे कोई अदर भी हों, अपनी जाति के उत्थान के लिए कितना बड़ा बदलाव लाए हैं वो। हाँ, उनका उत्थान जरूर हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर टकराने की विशेष आवश्यकता है। और जब तक हम लोग टकराएंगे नहीं, जब तक इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये जो चुप्पी है बहुत खतरनाक है। बलवीर सिंह चीमा जी ने लिखा है ना कि तय करो किस ओर हो, तुम तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किधर हैं। हम उनकी तरफ हैं जो आम आदमी इंसानों की बात करता है, या हमें अपने बीच से उनको चुनना है जो किसी न किसी की हत्या करके आए हैं, किसी न किसी का जमीन हड़पे हैं, या किसी न किसी का हक हमेशा मारते आए हैं। या हमारे बीच का ही कोई ऐसा इंसान है जो बेहतर है, योग्य है। योग्यता का पैमाना हमें देखना होगा ना। क्या योग्यता का पैमाना सिर्फ उसके पैसे से या उसकी गाड़ी से या उसके जनाधार से होता है? हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह नहीं जानते समझते हैं, लेकिन वो इन लोगों से बेहतर काम कर सकता है। तो अगर इस चुनाव में इस तरह की बातें हों, इस तरह के बदलाव हों, तो हो सकता है कि आने वाले समय में राजनीतिक दल इस पर गौर करें। और जब गौर करेंगे तो हो सकता है कहीं से एक बदलाव की बयार आए। फैज अहमद फैज का एक शेर है कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हो सकता है कहीं से बदलाव हो सकता है कि हमारे आपके बीच का ही कोई बहुत इंसान, एक जो बहुत कद्दावर है, जानकार है, योग्य है, वो अगर हमारे आपके बीच का हमारे आपका प्रतिनिधित्व करता है, हमारी आपको बातों को लेकर आगे जाता है, तो एक बदलाव की बुनियाद रखेगा। और इसी बदलाव के लिए हम लोग अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विधानसभा पर, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग पार्टियों की कार्यशैली पर और किस वर्ग ने के साथ कब कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चाहिए, उनको लेकर एक विमर्श किया जाए। और हो सकता है इस विमर्श का प्रभाव बहुत ज़्यादा न पड़े, लेकिन अगर कहीं पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है, तो कम से कम हम लोग आपस में कम से कम अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी जो है हम लोगों की, वो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम लोग अपनी स्तर से कहीं न कहीं योग्य लोगों को चुना जाए, योग्य प्रत्याशियों को देखा जाए
और ये भी देखा जाए कि वो किन मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है। तो आज इस फेसबुक लाइव में इतना ही। हम लोग बड़े जुड़ने का प्रयास करेंगे, और अब मैं चाहता हूं कि आप जो लोग भी जुड़ते हैं, आइए कनेक्ट होइए, अपनी बात रखिए। तो आप सबको विशेष धन्यवाद। जो लोग भी जुड़े, सबको नमस्कार।